किसी इंसान को जिंदा जला देना अपने आप में एक भयानक वारदात है। पुलिस के लिए कई सवाल, कई चुनौतियां लिए ये केस आपके मन में भी ये विचार जरूर पैदा करेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आई अम्मी, आपने इतना टाइम क्यों लगाया दरवाजा खोलने में? अंदर तो आ जाओ। अरे आपा ने इतना अच्छा बयान दिया कि मैं तुझे क्या बताऊं। अरे काश तो भी सुन पाती। मम्मी क्या कर रही थी आप इतनी देर से? बेटा वो मैं सेवैयां बना रही थी। सिमैया, वो तो मुझे बहुत पसंद है, मेरी प्यारी अम्मी। सर चलो शर्मा, मैं निकलता हूँ। एक्चुअली आज वाइफ का बर्थडे है। हर बार किसी न किसी केस के चक्कर में मिस कर देता हूँ। आज हाफ डे लिया है तो सोच रहा हूँ फैमिली को लंच के लिए बाहर लेके जाओ। अच्छा है सर, वरना पुलिस की नौकरी में तो बीवी बच्चों के लिए वक्त ही नहीं मिलता। आई नो। चलो सर एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या, कहाँ पर? ठीक है, हम पहुँचते हैं। क्या हुआ? सर गाजियाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे वाले जंगल में किसी की जली हुई लाश मिली है। चलो, ड्यूटी इज ड्यूटी। राइट सर। सबसे पहले पीसीआर को फोन किसने किया? सर इस आदमी। हाँ भाई। जी सर। इस लाश को तुमने कितने बजे देखा? सर मैं लगभग 6:30 बजे सुबह दासना की तरफ जा रहा था। अचानक इतनी तेज बदबू आई सर कि मैंने अपनी बाइक रोकी और देखा तो ये लाश जल रही थी सर। शर्मा सर, अपनी एक टीम तैनात करो। इस तरफ आने जाने वाले रास्ते में जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी है उसकी फुटेज चेक करो। ओके सर। सर एक मिनट। सर ये देखिए, घास पूरी तरह जली हुई है। इसका मतलब इस आदमी ने मरने से पहले बहुत हाथ पैर मारे होंगे। सर ये देखिए, इसकी चप्पल मिली। एक चप्पल यहाँ है और एक चप्पल उसके पैर में, और रास्ते में ये निशान। इसका मतलब है इसने मरने से पहले काफी हाथ पैर मारे हैं। इसकी बॉडी को अपनी निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। और अगर ये कल रात से घर नहीं गया तो इसके घर वालों ने किसी पुलिस स्टेशन में संपर्क तो किया होगा। गाजियाबाद और उसके आसपास के एरिया में जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पता करो किसी की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। राइट सर। वो बगल में मनोहर भाई रहते हैं ना, उन्होंने बताया आपको काम वाली बाई की ज़रूरत है। पूरे महीने का 2000 रुपया दे पाऊंगी, चलेगा तुमको? चलेगा। आओ बताती हूँ क्या क्या करना है। आ जाओ, इधर किचन है। अरे वहाँ क्या कर रही हो, यहाँ आओ। ये देखो, ये सब गंदे बर्तन है, इन्हें धो दो। ये है साबुन, वहाँ पानी है। मैं आती हूँ।
सर आपका अंदाजा सही निकला, उस आदमी को जिंदा जलाया गया। ये रही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर लाश पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उस आदमी की उम्र 35 से 40 साल रही होगी और हाइट तकरीबन 5 फीट 9 इंच होगी। और कुछ हाथ लगा? हाँ सर हमें उसका ये जला हुआ वोटर ID कार्ड मिला है। इसके स्टार्टिंग के 8 नंबर तो रिकवर हो गए हैं, लेकिन बाद के 2 नंबर वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। सर इसका नाम भी जल चुका है, लेकिन इसके नाम का पहला लेटर M से शुरू होता है और सेकंड नेम के आखिरी 2 लेटर A और D है। इस वोटर ID से हमें उस आदमी की पहचान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पता करो। ओके सर। शर्मा, इस आदमी को इतनी बेरहमी से जलाकर मारा गया है, मुझे तो ये मामला आपसी रंजिश का लगता है। खैर, अपनी सभी टीम्स को अलर्ट पर रखो। हमारी तफ्तीश में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके सर। सर ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। सर मैंने वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर उस जली हुई ID की इंक्वायरी की। कुल मिला के 3 ऐसी IDs मिली हैं जो हमारे विक्टिम हो सकते हैं। पहला है मोहम्मद दिलशाद, दूसरा है मनोहर प्रसाद। सर मनोहर प्रसाद और मोहम्मद दिलशाद मोहटा के रहने वाले हैं, इनसे बात हो गई है सर। और तीसरा है मोहम्मद शमशाद। सर इसके घर का एड्रेस भी मिल गया। मोहम्मद शमशाद, जी मोहम्मद शमशाद का घर यही है? जी हाँ, यही है। क्या बात है साहब? क्या बात है साहब? दरअसल आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बेहतर होगा आप बच्चों को अंदर भेज दें। जी बेटा, अंदर जाओ। आइए साहब। अम्मी, जी कहिए साहब। आपके पति कहाँ हैं? कुछ ज़रूरी काम से बाहर गए हैं 2-3 दिनों के लिए। कहाँ गए? जी दासना। तो जब से वो दासना गए हैं, आपकी उनसे कोई बात हुई या उनका कोई फ़ोन आया? सब वो सफ़र के दौरान जनरली बात नहीं करते। ज़रा फ़ोन करके पूछिए कहाँ है वो। जी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। फ़ोन बंद है साहब। क्या बात है, आप लोग उनके बारे में इतना पूछताछ क्यों कर रहे हैं? ज़रा इस सामान को गौर से देखिए। आपके पति का है क्या? अबूजान, ये लो आपके चप्पल। जी उन्हीं का है। अबू आपकी घड़ी। शुक्रिया मेरी गुड़िया। ये सब सामान उन्हीं का है साहब। पर ये सब आपको कहाँ से मिला और आप मुझे क्यों दिखा रहे? हुआ क्या है साहब? दरअसल हमें दासना के पास वाले जंगल से एक जली हुई लाश मिली है और उस लाश के पास से हमें ये सामान मिला है। हमें ऐसा लगता है कि वो लाश आपके पति की है। नहीं साहब, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर धोखा हुआ है। शमशाद, मेरा बच्चा। आपके पति दासना क्यों जाते थे? दरगाह के बाहर हमारी फूलों और चादर की दुकान है साहब, उसी का सामान लाने गए थे। तो जब कभी भी दासना जाते थे रुकते कहाँ थे, कुछ आइडिया है आपको? उनके एक दोस्त है मकसूद जी, प्रॉपर्टी डीलर है, छप्पर वाली मस्जिद के पास रहते हैं। उन्हीं के पास। मकसूद का नंबर है आपके पास? जी दीजिए। आपको क्या लगता है शमशाद की किसी से कोई दुश्मनी थी? आपको किसी पे शक है? इंस्पेक्टर साहब, दरगाह में फूल और चादर बेचने वाले की किससे दुश्मनी हो सकती है भला? ठीक है, जब तक सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाती आपके पति की बॉडी हमारी कस्टडी में रहेगी।
जैसे ही फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी हम बॉडी आपको हैंड ओवर कर देंगे। शमशाद के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और उसकी निजी जिंदगी के बारे में जितनी मालूमात इकट्ठा हो सके करो। हेलो। पुलिस के सामने जिस तरह के हालात आए थे उससे ये साफ था कि कोई शमशाद से बहुत ज्यादा नफरत करता था। एक बीवी बच्चों वाले इंसान को इतनी दर्दनाक मौत देने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पुलिस ने बहरहाल मामले की संजीदगी को देखते हुए गहराई से तफ्तीश शुरू कर दी। नहीं सर, शमशाद मेरे पास तो नहीं आया था। लेकिन उसकी बीवी नफीसा ने तो हमें बताया कि वो यहाँ आने वाला था। सर, उसकी बीवी की हर बात का आप यकीन नहीं करें ना तो बेहतर है। क्यों? खुश नहीं था अपनी बीवी के साथ में वो। दोनों के बीच में हमेशा से अनबन थी। पर बात क्या हुई? क्या बताऊं यार, परेशान हो गया हूं अपनी जिंदगी से। जी तो चाहता है कि या तो अपनी जान ले लूं या तो उसकी जान ले लूं। अरे शमशाद, तू आराम से बैठ पहले, बैठ। अब आराम से बता हुआ क्या? वही तेरी भाभी नफीसा ना खुद चैन से जीती है ना मुझे जीने देती। तो तुम्हें क्या लगता है शमशाद के मर्डर में नफीसा का हाथ हो सकता है? अब सर ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? शमशाद की किसी और से कोई दुश्मनी? नहीं सर, शमशाद तो बहुत ही सीधा आदमी था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हेलो, ठीक सर, शमशाद के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उसकी फोन लोकेशन के हिसाब से वो गाजियाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे वाले जंगल में था जहां हमें उसकी लाश मिली थी। और उसका फोन भी स्विच ऑफ वहीं हुआ था आखिरी बार। सर, रात तकरीबन 10 बजे उसे दरगाह वाले एरिया से निकलते हुए देखा गया था और 10:30 बजे के आसपास नफीसा ने उसे कॉल किया था। बशर चाचा, आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ। कैसे आना हुआ? भाईजान का सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब यहीं रहना चाहिए आप लोगों के साथ। वैसे भी आपके सिवा मेरा है ही कौन। अब आप लोगों की देखभाल करना मेरा फर्ज है। फैजल, अब यही बाकी रह गया था। लोग क्या बोलेंगे इसकी जरा भी परवाह नहीं तुझे। शमशाद तेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। शर्म नहीं आती तुझे? शमशाद को बहुत सी चीजें पसंद नहीं थी खालाजान, नफीसा भी नहीं और शायद आप भी नहीं। सुनो, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। और ये सब छोड़ो, एक काम करो, ये पानी अंदर जाकर फेंक दो, जाओ। सुधाकर, तुम्हें तैयार नहीं होना है क्या? आओ जल्दी। ठीक है, आता हूँ। शमशाद की मौत से पहले उससे आखिरी बार फोन पे बात करने वाली तुम थी। नफीसा, क्या छुपा रही हो हमसे? क्योंकि उस दिन तो तुमने साफ मना कर दिया था कि तुमने शमशाद से कोई बात ही नहीं की। साहब, उस दिन आप लोगों को देखा तो कुछ याद नहीं आ रहा था साहब। जब वो घर नहीं लौटे तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन पर उन्होंने बताया कि वो दसना जा रही। उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस फोन के जरिए तुमने शमशाद को कत्ल वाली जगह पे बुलाया हो और फिर उसे मरवा दिया? साहब, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? तो तुम ही बताओ, हमें किस पे शक करना चाहिए? साहब, जब मेरी शमशाद के साथ शादी हुई थी तो सोचा था कि एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, लेकिन जिंदगी को जहन्नम बनते देर नहीं लगी। शमशाद अच्छे इंसान नहीं थे साहब, और उनका गुस्सा बहुत ही तेज था। गुस्सा और शमशाद भाई? नहीं सर, एकदम नरम मिजाज के आदमी थे शमशाद भाई।
बात बात पर मुझ पे हाथ उठाते थे। सर आपको गलत फहमी हुई है, आप वो अम्मी को नहीं मारते थे, आखिर वो ऐसा करेंगे क्यों? हाँ अंकल, भाईजान सही कह रहे हैं। लोगों के लिए बहुत ही शरीफ, नेक और अच्छे इंसान थे, लेकिन मेरे लिए किसी हैवान से कम नहीं थे। क्या मतलब? ये निशान देख रहे हैं साहब, ये निशान उनके मुझ पर दिन रात किए गए जुल्मों की कहानी। कहीं कुछ भी हो, किसी से भी खपा हो, लेकिन गुस्सा केवल मुझ पर उतरता। उनके जुल्म दिन रात बढ़ते जा रहे थे साहब, पर अब मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है। जो भी थे, जैसे भी थे तो मेरे शौहर ही ना। भैया, शमशाद की दुकान बंद क्यों है? तुम्हें पता नहीं? शमशाद का किसी ने मर्डर कर दिया है। क्या? जिंदा जला दिया बेचारे को। पति और पत्नी का रिश्ता बड़ा ही गहरा, बड़ा ही भरोसे वाला होता है, लेकिन नफीसा और शमशाद के रिश्ते में काफी बातें अजीब दिखाई दे रही थी। नफीसा शमशाद का एक अलग ही रूप पेश कर रही थी, जिसमें वो जालिम और बेरहम नजर आ रहा था, लेकिन दुनिया की नजर में वो बहुत ही सीधा साधा और शांत स्वभाव का इंसान था। पुलिस के लिए कश्मकश बढ़ती जा रही थी। हेलो सर, एक बंदा पिछले कुछ दिनों से नफीसा के घर में रह रहा है और नफीसा ने हाल ही में एक अनजान बंदे से पैसे लिए हैं। इन दोनों को उठा के लाओ। साहब, इस तरह से आप मुझे लेकर क्यों आए? कि क्या किया है मैंने? सब बताएंगे तुझे। तू कौन है और तूने क्या किया है। शमशाद का चचेरा भाई है ना तू। शमशाद के जीते जी तो नहीं, लेकिन उसके मरने के बाद तेरा उसके घर में आना जाना बहुत हो रहा है। और अब तो हमने सुना है कि तूने वहीं अपना डेरा बसा लिया है। क्या चल रहा है तेरा नफीसा के साथ? और ये बता कि शमशाद को क्यों मारा? साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा। पूरे शहर में सिर्फ तुझे ही शमशाद की जली हुई लाश मिलती है। तेरा ही ताल्लुक नफीसा से निकलता है और तू ही उसे पैसे भी देता है। सर, मैंने आपको कहा था कि मैं रोज काम के सिलसिले से वहां से गुजरता हूँ। कि महज एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं है सर। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो शमशाद भाई की लाश है। चल मान लेते हैं, लेकिन नफीसा के साथ जो तेरा ताल्लुकात है वो तो कोई इत्तेफाक नहीं है ना। मैं उसके बारे में गलत सोच भी नहीं सकता। हम बताते हैं क्या सोच है तेरी। तूने ये सोचा कि शमशाद को रास्ते से हटा दूंगा तो शमशाद का घर उसकी बीवी का हो जाएगा, और उसके बाद उसका घर और बीवी दोनों तेरे। क्यों? सर, नफीसा को तो मैं अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। वो बस मेरी माँ के लिए कपड़े सीती है। मैं वो कपड़े उसको देता हूँ और सिलने के बाद उससे वापस लेकर आ जाता हूँ बस। सर, पैसे भी उसको मैंने उसकी मजदूरी के ही दिए थे। साहब, एक छोटे से मकान के लिए मैं ऐसा क्यों करूंगा? किसी का कत्ल क्यों करूंगा मैं? वैसे भी साहब, शमशाद से ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास है। चाहे तो आप वेरीफाई करवा सकते हैं। बेटा, वेरिफिकेशन तो अब तेरी हर बात का होगा और अच्छे से होगा। सर, असगर पे बहुत प्रेशर डाला, लेकिन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बशर भी अपनी कहानी पे अड़ा हुआ है। इस केस को लेकर हमारे हाथ में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। उधर से मीडिया ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। एक सेकंड सर। हेलो, अच्छा, एड्रेस बताओ। ठीक है। क्या हुआ? सर, शमशाद के कॉल रिकॉर्ड डिटेल में चेक किए तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। उसे 3 महीने से एक नंबर से कॉल आ रहे थे। किसी सुनीता सिंह नाम की लड़की के नाम रजिस्टर्ड है और एड्रेस है राजनगर के ब्लॉक का। सुनीता सिंह? जानता नहीं तूने किससे पंगा लिया है। 1 मिनट में दिमाग सही करवा दूंगा और काम हो जाना चाहिए। पापा, खाना तैयार है। चल। सुनीता का घर यही है? जी, मैं ही हूँ सुनीता। हमें मोहम्मद शमशाद के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। कौन है बेटी? कोई नहीं। देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी के लिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। अगर मेरे पापा को पता चल गया ना कि आप लोग शमशाद के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हैं तो वो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए। कोई बोल क्यों नहीं रहा? कोई नहीं पापा, वो बस कोई एड्रेस पूछ रहा है। रिक्वेस्ट करती हूँ। ठीक है, हम तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हाँ ठीक है, आप आगे चलिए, मैं पीछे से आती हूँ। कौन था बेटी? कोई नहीं पापा, वो बस एड्रेस बता दिया।
जनवरी 2016 से लेकर 13 मार्च 2017 तक तुम शमशाद से कॉन्स्टेंटली टच में थी। हमारी दोस्ती थी सर। दोस्ती? शमशाद की उम्र 43 की थी और तुम्हारी 21 की है। इतनी दोस्ती कैसे होगी तुम दोनों के बीच? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से सुबह शाम बिना नागा कई कॉल्स होते थे तुम्हारे बीच, मैसेजेस होते थे, और कई कॉल्स के ड्यूरेशन तो आधे घंटे से ऊपर के हैं, वो भी दिन में 2-3 बार। फासला सिर्फ उम्र में बड़ा था, फोन में तो नजदीकियां बड़ी थी। ये सारे सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो सर? वो इसलिए क्योंकि हमें शमशाद की डेड बॉडी मिली है। किसी ने उसे जिंदा जलाकर मार डाला है, और जब हम उसका केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स में से हमें तुम्हारा नंबर मिला है। क्या लगता है कौन मार सकता है उसे? मुझे क्या पता सर, मैं तो खुद हैरान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सच में। सर, मेरा परिवार बहुत ही दकियानुसी विचारधारा का है। मैं लड़की हूं ना, इसलिए स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही बस मुझे घर के कामकाज में लगा दिया। बाहर जाने के नाम पे मैं बस दरगाह तक ही जा सकती थी, और वो भी इसलिए क्योंकि उसमें मेरी माँ का विश्वास था। मैं शमशाद से पहली बार दरगाह में ही मिली थी सर। फूल मैडम, चप्पल इधर उतारिए मैडम। आइए मैडम, बाबा के लिए चादर लेके जाइए, बाबा मन्नत पूरी करें। आइए मैडम, आइए, जूते चप्पल इधर उतारिए मैडम। जी, वो चादर दिखाना मुझे। कितना रुपए? आप चादर चढ़ा कर आइए, पैसे हम बाद में देंगे। वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। भीड़ में भी हमारी निगाहें एक दूसरे को ढूंढ ही लेती थी सर। हम धीरे धीरे एक दूसरे का दुख दर्द बांटने लगे। शमशाद पहला ऐसा मर्द था जिसने मुझसे इतनी इज्जत से बात की थी सर। उम्मीद का धागा बांधते वक्त आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी थमने वाली है। मेरे पापा मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे। 22 साल की उम्र में शादी, 23 में बच्चा, और 25 में तो जिंदगी दोपहर पकड़ लेती है। तुम चाहो तो हालात बदल भी सकते हैं। हम फोन पर बातें करने लग गए, और धीरे धीरे हमें नजदीकियां बढ़ने लग गई। तुम जानती थी कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं? जी, पर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी कर लेंगे। तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि अगर तुम्हारे परिवार को ये बात पता चल गई तो क्या होगा? लगता था सर, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी थी। शमशाद से आखिरी बार कब मिली थी? 13 मार्च को हम मिलने वाले थे। उनका मुझे सुबह फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि वो मुझे रात को फ़ोन करेंगे, लेकिन वो रात कभी आई ही नहीं सर। मैंने बहुत बार उनको फ़ोन किया पर उनका नंबर बंद मिल रहा था, और जब मैं दरगाह गई तो भैया शमशाद की दुकान बंद क्यों है? तुम्हें पता नहीं, कल रात शमशाद का किसी ने मर्डर कर दिया है। क्या? जिंदा जला दिया बेचारे को। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई कि कोई उनको क्यों मारेगा सर, और किस लिए? क्या तुम्हारे घर में किसी को ये बात पता थी कि तुम्हारा शमशाद से अफेयर था? मेरे पापा को पता था। तो क्या लगता है तुम्हारे पापा शमशाद को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं सर, मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तुम जा सकती हो।
सर शमशाद शादीशुदा होते हुए भी दोहरी जिंदगी जी रहा था। कहीं उसकी मौत की वजह उसका ये अफेयर ही तो नहीं? एक काम करते हैं, इस केस के सिरों को एक एक करके खोलते हैं। सुनीता के पिता को बुलाओ। ओके सर। हमारी बात तो छोड़िए, आप बताइए कौन माँ बाप चाहेगा अपनी बेटी की बदनामी? तो इसका मतलब ये हुआ कि शमशाद को आपने मरवाया है? मरवाना तो चाहता था, पर कोई अपना पहले से ही हाथ साफ कर गया। आपको जरा सा अंदाजा भी है कि आप क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, अच्छी तरह से। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। सर तेवर तो बड़े तीखे दिखा कर गए। शर्मा, कुछ लोग झूठ भी बड़े भरोसे से बोलते हैं। बाप बेटी दोनों के मोबाइल पर नजर रखो। ओके सर। तुम शमशाद के अफेयर के बारे में जानती थी? जी बिल्कुल जानती थी साहब। वैसे भी 17 साल गुजारे हैं उस इंसान के साथ। उनकी हर नब्ज से वाकिफ थी और अपनी आंखों से भी देखा था। लेकिन जब पूछा तो मानो कयामत आ गई। उन्हें प्यार हो गया था उस लड़की से साहब। पागल हो गए थे उसके पीछे। और तुमने हालात से समझौता कर लिया? तो क्या करती साहब, मेरे दो बच्चे, मैं पहले माँ। लेकिन शमशाद ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हारा दिल टूटा था, तो जाहिर सी बात है तुम्हें गुस्सा तो आया होगा। दिल तो पहली बार तब टूटा था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। लेकिन नफीसा, अगर बात इतनी सीरियस थी तो तुमने शमशाद के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की? उसे छोड़ा क्यों नहीं? कैसे छोड़ देती साहब? लोगों को पता चलता तो क्या कहते? मेरी बच्ची बड़ी हो रही थी। अगर सबको ये सब पता चलता तो उससे शादी करने के लिए कौन तैयार होता? इसीलिए ऐसी जिंदगी जी रही थी। और वैसे भी घर तो उनसे ही चलता था ना साहब। मैं छोड़कर जाती भी तो कहाँ जाती? क्यों? सिलाई का काम तो करती हो ना तुम? हाँ साहब, लेकिन उससे गुजारा नहीं होता, इसलिए मजबूरी और बेबसी की जिंदगी जी रही थी। ठीक है, लेकिन जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती शहर छोड़ के मत जाना। आप मुझ पर शक कर रहे हैं साहब। शमशाद मारपीट करने वाले, हाथापाई करने वाले इंसान थे। मैंने सब्र कर लिया, हो सकता है किसी और के सब्र का बांध टूट गया। हमें यह बताकर कि वो शमशाद के अफेयर के बारे में जानती थी और उस पर पहले से ही मारपीट और हिंसा का इल्जाम लगाकर नफीसा खुद हमारी नजरों में इस केस की सबसे बड़ी सस्पेक्ट बन गई है। उसके पास बहुत बड़ा मोटिव है शमशाद को मारने का। सर नफीसा ने जो हमें हर बार बयान दिया था उससे शमशाद की एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। शमशाद अच्छे इंसान नहीं थे साहब। और उधर मकसूद, सुनीता और शमशाद को जानने वाले लोगों ने जो हमें बयान दिया था वो नफीसा के बयान के बिल्कुल उलट है। एकदम नरम मिजाज के आदमी थे शमशाद भाई। अब्बू अम्मी को नहीं मारते थे। अभी तक ये नहीं समझ पाए कि कोई उनको क्यों मारेगा सर। तो ऐसा तो नहीं कि नफीसा हमारे सामने सिंपैथी गेन करके हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो? शमशाद एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। हमें देखना यह है कि उसकी जिंदगी का कौन सा पलड़ा उसकी जिंदगी पे भारी पड़ गया। लेकिन सर 13 मार्च को नफीसा घर पर ही थी जिस दिन शमशाद का मर्डर हुआ, और ये बात हम वेरीफाई भी कर चुके हैं। वो ये भी सकता है कि वो जानबूझ के घर पे रुक गई हो, अपने पड़ोसियों को अपना गवाह बनाया हो और उसने ये काम किसी और से करवाया हो। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं मैम साहब, बर्तन धो रही थी। अच्छा एक काम करो, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं वो लेकर आओ। ठीक है मैम साहब। क्या है ये सब? किसका ये पैसा? ये पैसा कहाँ से आया? तेरा है ये पैसा? तेरा है ये पैसा? दूसरे के घर से चोरी करके मेरे घर में छुपाने के लिए आई है? सच सच बता दे किसका है ये पैसा? देख आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दे पैसे। सर, आजकल सुनीता के इस नए नंबर से फ़ोन कॉल आ रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि
बात करने के बाद स्विच ऑफ बता रहा है मोबाइल। इस नंबर की डिटेल निकालो, पता करो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ओके सर। शर्मा सर, सुनीता और नफीसा दोनों पर नजर रखो 24 घंटे। ओके सर। फैजल, तुम्हें गन कहाँ से मिली? सर वो अब्बू की अलमारी से। सर मुझे अब्बू जान की बहुत याद आ रही थी। हम उनकी अलमारी से उनकी तस्वीर लेने गए थे अपने पास रखने के लिए, और वहाँ से हमें ये गन मिली। साहब, जैसे ही मुझे पता चला मैं इसे लेकर यहाँ आ गई। अच्छा किया आपने। खैर आप लोग जाइए, हम देखते हैं। साहब, अभी तक आपको ना तो कोई कातिल मिला है, ना ही कोई सुराग। शमशाद तो मुझे जीते जी भी जीने नहीं दे रहे थे, और अब मरने के बाद भी जीने नहीं दे रहे। नफीसा, ये किसी का रचा हुआ चक्रव्यूह है, और देर सवेर हम इस चक्रव्यूह को तोड़ ही लेंगे, और बहुत जल्द शमशाद के कातिल हमारे सामने होंगे। जाओ। शर्मा, समझ में नहीं आ रहा है, एक सीधा साधा आदमी जो दरगाह पे फूल बेचता था, वो इस गन के साथ क्या कर रहा था? इस शमशाद की जिंदगी के जितने पन्ने पलटते जा रहे हैं, उतने ही पहलू सामने आ रहे हैं। सर सुनीता के मोबाइल पे जिस नंबर से कॉल आया था, उसके एड्रेस पे सतविंदर सिंह नाम का कोई आदमी किराए पे रहता था, लेकिन 2 साल पहले ही वो घर छोड़ के चला गया। अब किसी को नहीं मालूम वो कहाँ पे रहता है। शर्मा सर, अपनी टेक्निकल टीम से कहो कि उस नंबर को ट्रैक करें, और वो नंबर जैसे ही ऑन होता है उसे ट्रेस करते रहें। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली पहले ये पता लगाओ कि ये गन किसकी है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये बहुत बड़ा कांड है शर्मा। हेलो सर, उस गन की डिटेल मिल गई है। वो शमशाद के दोस्त मकसूद के नाम रजिस्टर्ड है, और वो गन डासना से खरीदी गई थी। हाँ सर, हाँ वो गन मैंने ही दी थी शमशाद को। सर वो करीब 15 दिन पहले आया था मेरे पास, बहुत ही बुरी हालत में था। मकसूद देख, मेरी जान खतरे में, अपनी हिफाजत के लिए मुझे तेरी गन चाहिए। प्लीज यार, मेरा ये काम कर दे। उसकी हालत देख के लग रहा था सर वो सच बोल रहा था, और इसीलिए तूने अपनी गन उठाकर उसे दे दी। और जब हमने पहले पूछा था तब क्यों नहीं बताया? पहले बताता तो मैं फंस जाता। मैं वकील से सलाह कर रहा था सर। वकील से तो अब तेरा वास्ता पड़ता ही रहेगा। ले चलो इसे। सर मैंने ही इसे काम पर रखा था। देखिए, न जाने कहां से इतना पैसा लेकर आई है, और जब पूछा तो मुझ पर ही हमला कर भागने लगी, इसलिए हम इसे यहाँ ले आए। कहाँ से आए इतने सारे पैसे? बोल। साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैं यहीं बस्ती में रहती हूँ, घर के काम काज करती हूँ। मेरा पति का दिमाग की हालत ठीक नहीं है साहब, वो सारा दिन दरगाह में बैठा रहता है। दरगाह? कौन सी दरगाह? बड़ी दरगाह। बड़ी दरगाह? लेकिन साहब, कुछ दिनों से मेरा पति घर नहीं आया। तो तेरा पति इतने दिन से घर नहीं आया तो तूने शिकायत क्यों नहीं लिखवाई? साहब, वो हमेशा ऐसा ही करता है साहब। तो फिर ये पैसे का क्या चक्कर है? साहब, ये पैसे मेरे घर के सामने किसी ने छोड़ के गए थे, और मैंने रख लिया। मैं झोपड़ी में रहती हूँ, न दरवाजा ठीक है और बचने का कोई सामान, इसीलिए मैंने साहब और बेन साहब के घर पे छुपाई थी ये पैसे। कोई तेरे घर के बाहर पैसे रख कर गया और तुझे पता तक नहीं है? कांस्टेबल, इसे लेके जाओ। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सर, शमशाद दरगाह वाले एरिया से गायब हुआ था, और उसी एरिया से रत्ना नाम की एक औरत का पति भी गायब हुआ। सर, क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है? हो भी सकता है। रत्ना के पति के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो, हो सकता है उसका भी इस केस से कोई ताल्लुक हो। ओके सर। शर्मा, हमारे पास इस केस के 5 प्राइम सस्पेक्ट हैं। नफीसा, बशर, असगर, सुनीता और सुनीता के पिता जगन्नाथ सिंह। नफीसा घरेलू हिंसा की शिकार थी, और उसको अपने पति के अफेयर के बारे में भी पता था। हो सकता है उसने बशर की हेल्प ली हो, और हो ये भी सकता है कि नफीसा और बशर का अफेयर चल रहा हो।
इस हिसाब से बशर के बाद शमशाद को मारने का मोटिव तो बनता है। इसके बाद है असगर। असगर का कहना है कि उसका नफीसा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें लाश की इंफॉर्मेशन देके वो हमें गुमराह कर सकता है। इस हिसाब से उस पर भी शक तो बनता है। सुनीता, हो सकता है सुनीता के पहले पहले प्यार की मिठास कम पड़ गई हो, लेकिन शमशाद उसे छोड़ना न चाहता हो और इसी वजह से सुनीता ने ये कांड किया हो। या फिर सुनीता के पिता जगन्नाथ सिंह को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और हो सकता है ये मामला ऑनर किलिंग का हो। सर, शमशाद ने मकसूद से कहा था कि उसकी जान को खतरा है। आखिर ये खतरा किससे हो सकता है? और सर, उसे पीटा किसने होगा? वो जो कोई भी है शर्मा, इन सभी प्राइम सस्पेक्ट्स में से कोई एक है और जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन एक्टिव है वो सामने नहीं आएगा। एक काम करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन को गुप्त तरीके से जारी रखते हैं। दुनिया के सामने यही दिखावा करते हैं कि हमने इस केस को क्लोज मान लिया है, लेकिन खामोशी से सभी प्राइम सस्पेक्ट्स पर नजर रखेंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन हरकत में आता है। राइट सर। सर, सतविंदर सिंह का फोन अभी अभी एक्टिव हुआ है और चंडीगढ़ की तरफ ट्रैवल कर रहा है। शर्मा, अपनी टेक्निकल टीम से हेल्प लो और सतविंदर के फोन की लाइव लोकेशन को फॉलो करो और सबसे जरूरी, इस केस के जितने भी सस्पेक्ट हैं सब पर नजर रखो। ओके सर। सर, सतविंदर सिंह का फोन ट्रैवल करके चंडीगढ़ से वापस गाजियाबाद की तरफ आ रहा है और सर्च नंबर पे उसने फोन भी किया था। ओह, तो ये औरत अभी तक हमारे साथ गेम खेल रही थी। पीछा करो इसका और सतविंदर के फोन को लगातार फॉलो करते रहो। ओके सर। नफीसा से मेरी शादी अम्मी अब्बू की पसंद से हुई थी। आपसी रिश्तेदारी में, मजबूरी में नफीसा से मैंने रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन दिल नहीं जोड़ पाया। जैसे तैसे जिंदगी चला रहा था। फिर सुनीता मेरी जिंदगी में आई, मुझे इससे इश्क हो गया। मैं चाहता तो नफीसा को तलाक दे सकता था, लेकिन पूरे खानदान में बदनामी हो जाती। मुझे कोई ना कोई हल तो निकालना ही था सर। सुनीता से ताल्लुकात रखने की वजह से मुझ पर पहले भी हमला हो चुका है। सुनीता दूसरे मजहब की है। इसके घर वाले कभी भी हमारे इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देते। मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी हस्ती ही मिटा दूं और मामला ठंडा होने पर सुनीता के साथ कहीं दूर निकल जाऊं। मैंने दासना में एक मरे हुए आदमी के नाम पर सिम लिया और उसी नंबर से मैं सुनीता को फोन करता था और बाद में फोन ऑफ कर देता था। तो तेरी इस सोच की वजह से एक बेगुनाह की जान गई। कौन था वो? एक आदमी अक्सर दरगाह के बाहर बैठा करता था। वो लगभग मेरे ही कद काठी का था। मैंने उसे मेरे कपड़े दिए, उसे बराबर आ गए। वो पागल नहीं था, लेकिन कुछ अजीब सा था। उसकी बीवी सुबह उसको दरगाह पर छोड़कर जाती थी और रात को ले जाती थी। तो तूने उस भिखारी को टारगेट किया? मैंने सोचा अगर मैं इसको मार दूं और दुनिया को ये यकीन दिला दूं कि वो मैं हूं, तो मेरा सारा काम आसान हो जाएगा। मैंने उस आदमी को एक सुनसान जगह पर बुलाया
वो मेरे ही दिए हुए कपड़े पहन कर आया। फिर मैंने उसे अपनी घड़ी, अपना पर्स और कुछ पैसे उसे दिए। सुनीता ने मुझे कुछ रुपए दिए थे। मैंने उस आदमी का एक बार पीछा किया था। उसकी एक बीवी है, एक बच्चा है। मैंने एक पैसों से भरा हुआ बैग उसके घर के बाहर रख दिया। मैं जानता था सर उसकी फैमिली है। और तुम्हें इसने कैसे कन्विंस किया अपने प्लान में शामिल होने के लिए? सर, अगर भागकर शादी करती तो न जाने क्या हो जाता। पापा ने पहले भी शमशाद को पिटवाया है, अब की बार तो जान से ही मार डालते। इसलिए अकेले भागूंगी तो हल्ला नहीं होगा सोचकर मैंने शमशाद का साथ दे दिया। प्लान अच्छा बनाया था तुमने, कामयाब भी हो गए। अब इस कामयाबी का इनाम भी मिलेगा, जिंदगी भर जेल में रहना दोनों। हर रिश्ते की बुनियाद भरोसा होता है। रिश्ते बनाने से ज्यादा रिश्तों में भरोसा पैदा करने में कठिनाई होती है, और अक्सर जब भरोसा टूटता है तो रिश्तों की मजबूत से मजबूत इमारत को भी धराशायी होने में वक्त नहीं लगता। अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। मरने का नाटक तो पहले ही कर लिया था, आज वाकई में मर गए हमारे लिए। वो एक साथ जिंदगी गुजार तो रहे थे, लेकिन कभी एक नहीं हो पाए थे, एक दूसरे को अपना नहीं पाए थे, और अंजाम इतने खतरनाक और भयानक रूप में सामने आया। अपने आप को दुनिया की नजर में बेहतर बनाए रखने के लिए शमशाद ने किसी बेगुनाह की जान ले ली। याद रखिए, जो उन पे कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करें, एक ना एक दिन वो बेनकाब होकर ही रहता है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हम दूसरों को कभी पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन हम अपनी हकीकत से वाकिफ हो जरूरी ये भी नहीं होता। जो जरूरी होता है अक्सर उसका ख्याल बाद में आता है, इतना बाद में कि तब तक सब कुछ बिखर चुका होता है। हम सब एक जैसे नहीं होते, किसी में कोई खामी, किसी में कोई खूबी, कोई कमजोर, कोई स्ट्रांग, कोई सीधा तो कोई शातिर। आयुष! आयुष! लोगों से अच्छी तरह से पूछताछ करो। देखो क्या कहते हैं वो लोग। सर, पीतमपुरा चौराहे के पास एक आदमी पे गोली चली है, उसकी बीवी उसके साथ थी, वो उसे हॉस्पिटल लेके गई है। एक काम करो, वर्मा और तुम क्राइम सीन पे जाओ, देखो मामला क्या है। मैं और यादव हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है सर। सर ये देखिए, और सर वो उसी स्कूटी से आए थे। सर, जब वो आदमी भाग रहा था तो मैंने अपने मोबाइल से उसका फोटो लिया था। वर्मा सर, इस फोटो को सभी बीट चौकी में सर्कुलेट करा दो, क्विक। सर, DL XX A 1219, जल्दी से पता करो ये बाइक किस नाम और एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। ईशा, ईशा बेटा, आयुष कहाँ है और कैसा है वो? ये सब हुआ कैसे बेटा? आयुष! ये वो आदमी जिसने आपके पति पे गोली चलाई थी,
क्या आप लोग जानते हैं? सर ये पता नहीं कौन है, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है शायद 1 महीने पहले भी किसी ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी। क्या हुआ था तब? 1 महीने पहले मैं और आयुष घर के बाहर टहल रहे थे। ईशा, आयुष, बेटा ये आवाज कैसी थी? मम्मी जी, यहाँ से एक बाइक स्पीड से गई, लगता है साइलेंसर फट गया होगा उसका। सर तब तो हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन अगली सुबह पता चल गया। एक महीना पहले जब आयुष पे गोली चलाई गई थी तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की थी? नहीं, क्योंकि आयुष को लगा ही नहीं था कि कोई उसे मारना चाहता है। कोई ऐसे ही गोली क्यों चलाएगा? सर बस यही हमसे गलती हो गई। जब ये सब हुआ तब आयुष ने बोला कि पापा ऐसे ही कोई सिरफिरा होगा, वरना हमारी दुश्मनी है क्या किसी से जो कोई हम पे गोलियां चलाएगा? लेकिन बेटा गोली तो चली ना। हाँ गोली चली है, लेकिन लगी थोड़ी ना है। लेकिन अब आयुष को गोली लगी है। आप लोग इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? आप लोगों को किसी पे शक है जो आयुष को मारने की कोशिश करे? डॉक्टर, आयुष कैसे है? ही इज क्रिटिकल। उन्हें कुछ घंटों के लिए वेंटिलेटर पे रखना होगा। अभी कुछ नहीं कह सकते। एक्सक्यूज मी। बोलो शर्मा। सर वो शूटर की बाइक का नंबर फेक निकला सर। सर कोई शातिर इंसान है, हो सकता है पहले से ही प्लान किया हो। प्लानिंग तो थी, लेकिन शर्मा शूटर नौसिखिया है, क्योंकि 1 महीना पहले जब उसने इस लड़के पे गोली चलाई तो गोली लगी नहीं, और दूसरी बार गोली कंधे पे लगी। सर अगर शूटर नौसिखिया है तो ये भी हो सकता है कि कोई जान पहचान वाला हो। फिलहाल फैमिली ने किसी पे शक नहीं जताया। शर्मा एक काम करो, अपने खबरियों से पता लगवाओ कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसने बिना प्रैक्टिस के यह कॉन्ट्रैक्ट उठाया, और अपने एरिया में जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबकी हाजिरी लो। इससे पहले कि शूटर अंडरग्राउंड हो जाए, उसे पहले ही उसे धर दबोचना है। ठीक है सर। हो सकता है आपके बेटे आयुष की या आपकी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो जिसकी वजह से ये सब हुआ हो। ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा। आप तो आयुष की वाइफ है, आपको तो उसने बताया होगा कहीं उसके दोस्तों से या किसी से कोई इसका लड़ाई या झगड़ा? नहीं, आयुष ने मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। आपको देखकर लगता है कि आप दोनों की नई शादी हुई है। जी सर, 3 महीने पहले ही इन दोनों की शादी हुई है। शादी से पहले भी आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? मेरा मतलब ये लव मैरिज है? नहीं सर, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा, 1 महीने पहले जो आप दोनों पे अटैक हुआ था उसमें जो बुलेट मिली थी वो कहाँ है? अंकल जी, आयुष कैसा है अब? अभी बेहोश है बेटा। आप कौन? सर ये अंजलि है, हमारे पेट्रोल पंप पे मैनेजर है। सर शार्प शूटर हो या नौसिखिया है तो हेलमेट में टाइम तो लगेगा। टाइम ले, लेकिन मेरा टाइम खराब मत करना। पेट्रोल पंप के मालिक पे गोली चली है, आयुष मलिक नाम है। जल्दी पता कर कि किसने चलाई है और किसके कहने पे चलाई है। सर बुलेट करीब 3 इंच अंदर थी, जो शोल्डर के बोन में धसी हुई थी। यादव, ये बुलेट को बैलिस्टिक जांच के लिए भिजवाओ। ओके सर। समधी जी, अभी दामाद जी की तबीयत कैसी है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसकी जान बच गई। अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मैं तो जीते जी मर जाती। धीरज रखिए समधिन जी, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ रह गए थे? बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। अरे ऑफिस में बहुत काम था आज। अच्छा, तुम्हें याद है ना कि हमें ये घर छोड़ना है? हाँ पता है, पर तुमने किसी से बात की है? सर ये देखिए, ये शूटर दूसरे एरिया के सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। और सर ये जो गली है ये आयुष और ईशा के घर के पीछे से जाती है। ये वहीं से उन्हें फॉलो कर रहा था। आयुष पे पहला अटैक भी उसके घर के बाहर ही हुआ था।
यानी कि ये इनके बारे में पूरी जानकारी रख रहा होगा। ऐसा कौन हो सकता है शर्मा जो आयुष को पिछले 1 महीने से मारने की कोशिश कर रहा है? पुलिस अब आयुष पे हुए हमले का मोटिव ढूंढ रही थी। वहीं इस संभावना को भी खंगाला जा रहा था कि आयुष पे गोली चलाने वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर था या आयुष की फैमिली से जुड़ा कोई ऐसा शख्स जिसकी भनक उनको भी नहीं थी। पर क्या आयुष उसको जानता था? ये राज आयुष के होश में आने तक महफूज था और जल्द ही आयुष को होश आ गया। ये वो आदमी है जिसने आप पे गोली चलाई थी। कौन हो सकता है ये आदमी? पता नहीं सर, मैं नहीं जानता। ये आदमी पिछले 1 महीने से आपको मारने की कोशिश कर रहा है। किसी पे शक है आपको? मुझे किसी पे शक नहीं है सर, लेकिन जब पहली बार गोली चली तब से लेके आज तक ऐसा लगता है जैसे कोई बार बार मेरा पीछा कर रहा हो। ऐसा कितनी बार हुआ है? कई बार हुआ है। लेकिन आपके पेरेंट्स ने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। हाँ, वो मैंने मम्मी पापा को बताया नहीं था। मैंने कहा बिना बात के टेंशन लेंगे, इसलिए। अगर आपको किसी पे शक था तो हमारे पास आ सकते थे आप। आना तो चाहता था, लेकिन फिर ये हो गया। ठीक। क्या लगता है सर, ये आयुष वाकई सच बोल रहा है? क्योंकि कोई आदमी पिछले 1 महीने से इसके ऊपर नजर रखा हुआ था। इसने इसकी कंप्लेंट तो नहीं की और अभी कह रहा है कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करने ही वाला था। लेकिन आयुष झूठ क्यों बोलेगा? शर्मा, ईशा और आयुष की शादी 3 महीना पहले हुई थी और दोनों हमलों के वक्त उसकी बीवी ईशा उसके साथ थी। अब पता ये करना है कि जब जब आयुष को ये लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है, क्या उस वक्त भी उसकी वाइफ ईशा उसके साथ थी? आओ वर्मा, तुम यहीं रुको सर। ईशा जी, क्या 2 मिनट के लिए आप बाहर जा सकती हैं? हमें आयुष से कुछ अकेले में बात करनी है। ओके। थैंक यू। आयुष जी, जब पहली बार आप पे गोली चलाई गई थी तब भी आपकी वाइफ आपके साथ थी और इस बार भी जब आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ आपकी वाइफ आपके साथ थी। हम ये जानना चाहते हैं कि जब जब भी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई पीछा कर रहा है, उस वक्त आप अकेले थे या उस वक्त भी आपकी वाइफ ईशा आपके साथ रहती थी? ईशा मेरे साथ ही होती थी, लेकिन आप लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए आयुष जी, आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और आपकी फैमिली किसी पे शक नहीं जता रही है, तो हमें तो डिटेल में पूछताछ करनी ही पड़ेगी। सर, क्या लगता है आपको, आयुष पे जितने भी हमले हुए उसका कनेक्शन उसकी बीवी से हो सकता है क्या? शर्मा, आयुष और ईशा की शादी को 3 महीने हुए और शादी के 2 महीने बाद से आयुष पे एक के बाद एक हमले का होना और दोनों हमलों के वक्त उसकी बीवी ईशा का उसके साथ होना, और इन दोनों हमलों के बीच जब जब आयुष को यह लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा था, उस वक्त भी उसकी बीवी ईशा उसके साथ थी। हो सकता है ये ईशा आयुष को अपने साथ ले जाकर शूटर को सिग्नल दे देती है। ये ईशा के अफेयर का एंगल इन्वेस्टिगेट करो, उसके कॉल रिकॉर्ड, शादी से पहले की एक्टिविटीज, सब कुछ अच्छी तरह से चेक करो। आयुष, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ अगर मैं मर जाता तो तुम। ऐसी बातें मत करो। ईशा, सिर्फ 3 ही महीने हुए हमारी शादी को और ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझ के हमें अलग करने की कोशिश कर रहा हो। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें किसी पे शक नहीं? क्या पता कोई ऐसा हो जिसके इंटेंशंस तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम सही कह रही हो ईशा, शायद मैं उसकी इंटेंशन समझ नहीं पा रहा हूँ। आइए। आइए सर।
इसी बिल्डिंग में वो फ्लैट है। अच्छा, बहुत ही प्राइम लोकेशन है प्रीति मैम, बाहर निकलते ही वॉकेबल डिस्टेंस में मेट्रो है। आइए प्लीज देखिए ये फ्लैट है सर। यहाँ पर 24 घंटे बिजली और पानी की पूरी व्यवस्था है। आपको किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा। सर, ईशा मलिक के कॉल रिकॉर्ड्स। आयुष पे हुए अटैक में अब पुलिस ईशा के अफेयर का एंगल इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन ईशा के कॉल रिकॉर्ड्स में शादी से पहले की उसकी एक्टिविटीज में भी ईशा के अफेयर का कोई क्लू हाथ नहीं लगा था। लेकिन पुलिस की थ्योरी अब भी ईशा और आयुष की शादी से ही जुड़ी हुई थी। शर्मा, जब अटैक हुए तो आयुष और ईशा दोनों साथ में थे, लेकिन पहले हमले में अटैकर अपना निशाना चूक गया। यह भी तो हो सकता है कि अटैकर के निशाने पर आयुष ना हो करके ईशा हो और गोली आयुष को लग गई। या फिर यह भी हो सकता है कि ईशा आयुष को नहीं, आयुष ईशा को मरवाना चाहता हो और ईशा को अपने साथ ले जाकर के शूटर को सिग्नल दे देता हो। इन दोनों पॉसिबिलिटीज के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि आयुष की लाइफ में कोई लड़की हो जो आयुष को प्यार करती हो, जो आयुष और ईशा की शादी से ना खुश हो। उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया हो इन पे अटैक करवाने के लिए। हो सकता है सर। संभाल के बैठना। हेलो। हाँ पापा, हम आयुष को घर ले आए। शादी को सिर्फ 3 महीने हुए, पता नहीं मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई। अरे ये नजर वजर कुछ नहीं होती, तुम भी बस। पर हमले तो हो ही रहे ना पापा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। लेकिन तू कहना क्या चाहता है? जो मैं कहना चाहता हूं आप समझोगे नहीं। सर, आयुष के कॉल रिकॉर्ड से उसके लव अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन सर मैंने उसके फ्रेंड एकलव से बात की थी और उसने बताया कि सर आयुष की शादी से पहले किसी अफेयर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पेट्रोल पंप पे जो मैनेजर है अंजलि, उसका और आयुष का काफ़ी अच्छा मतलब फ्रेंडशिप है। सर, ये अंजलि पिछले 4 साल से आयुष के पेट्रोल पंप पे मैनेजर है। सर, हो सकता है इनका रिश्ता एम्प्लॉयर बॉस के अलावा भी कुछ और हो। अगर ऐसा है तो अंजलि के कॉल रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज सब पता करो। अंजलि और आयुष दोनों से मिलो, देखो क्या कहते हैं। ठीक है सर। सर, आप कुछ भी सोच रहे हैं। आयुष मेरे अच्छे बॉस ही नहीं बल्कि मैं उन्हें बहुत अच्छा अपना दोस्त भी मानती हूँ। माना कि अंजलि आपकी एम्प्लॉय थी, वो आपको दोस्त समझती थी या दोस्त से कुछ ज्यादा? पता नहीं, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं सर। आयुष पे जानलेवा हमला हुआ है, किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है और आप तो उसकी दोस्त है ना, पिछले 4 सालों से काम कर रही हैं। आपको तो पता होगा कौन ये कर सकता है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपको पहले ही बता देती। यानी कि आपको अंजलि पे शक नहीं है? मुझे अब किसी पे भरोसा ही नहीं है सर। आपको जिस पे शक है आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। आयुष ने हमें बताया कि पिछले 1 महीने से कोई इसका पीछा कर रहा था। जब आयुष यहाँ होता था, आपने किसी ऐसे आदमी को नोटिस किया जो आपको सस्पिशियस लगा? नहीं सर। हाँ, एक बात है। क्या? अबे, एक गाड़ी में तेल डालने का कितना टाइम लेगा? ओ भाई, आदमी हूँ मशीन थोड़ी हूँ यार, थोड़ा वेट करना। सुन बे भूतनी के, वेट तो हमने अपने बाप का नहीं किया। गाली किसको दिया बे? देंगे बे, क्या उखाड़ देगा? चल निकल, नहीं मिल रहा पेट्रोल। ऐसा कैसे नहीं मिलेगा पेट्रोल? क्यों नहीं मिल रहा पेट्रोल? कौन थे वो दोनों? वो तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ उस दिन की सीसीटीवी में वो कैप्चर जरूर हुए होंगे।
सर, क्राइम सीन में कुछ विटनेस ने बताया था शीना पे जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो बाइक पे था और उसने हेलमेट पहन रखा था। लेकिन सर क्राइम सीन के आसपास कोई सीसीटीवी नहीं मिला। जोशी, अगर क्राइम सीन के पास सीसीटीवी नहीं मिला तो उसके आसपास एरिया चेक करो। हो सकता है वो शूटर कहीं और कैप्चर हुआ हो। सर, क्या लगता है आपको ऐसा कौन हो सकता है जो आपकी बीवी को मरवा सकता है? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए उदय जी, हमें पता चला है कि आपकी बीवी पर गोली चलाने वाला कोई बाइकर था। ऐसा कोई भी हिंट है आपके पास जो हमें उस किलर को पकड़वाने में हमारी मदद कर सकता है? वो बाइकर था? हाँ। किसी पर शक आपको? सर पिछले कुछ दिनों से एक आदमी को अपने घर के आसपास देखा था। वो भी बाइक पे होता था और हमेशा हेलमेट लगा रखता था। सर मुझे उस दिन भी अजीब लगा था। अजीब लगा था मतलब? आपकी वाइफ उसे जानती थी? सर मैं सोच ही रहा था कि शीना से इस बारे में बात करूं, लेकिन उससे पहले ही आयुष, तुम कुछ दिन और आराम कर लेते हैं। वैसे भी जानता हूँ मेरी जान को खतरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुबक के घर पर बैठा रहूं। लेकिन बेटा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। जब तक वो हमला करने वाला पकड़ा नहीं जाता, तुम घर से भी तो काम कर सकते हो ना बेटा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपका आशीर्वाद है ना, तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेलो, थोड़ा स्लो करना। सर और किसी के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन सर ईशा से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात पता चली है। क्या? सर आयुष पे हमले के एक हफ्ते पहले ईशा ने अपने म्यूचुअल फंड से तकरीबन 2.5 लाख रुपए निकाले थे। सर हमें ईशा के अफेयर के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन सर अगर थोड़े समय के लिए मान लें कि ईशा का अफेयर है तो ये 2.5 लाख रुपए का विड्रॉल इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से जुड़ा हो सकता है। सर हो सकता है कि उस शूटर को ईशा ने पैसे दिए हों। सर, शीना पे जो गोली चलाई गई थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट बुलेट .44 के देशी कट्टे से चलाई गई है। देशी कट्टा? यस सर। पर जिस बाइकर ने शीना पर गोली चलाई उसका कोई भी लीड हमारे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर हो। जो शीना के पति ने बोला था कि उसने अपने घर के पास एक बाइकर को देखा था जो हमेशा हेलमेट में रहता था। अब वो सच बोल रहा है या झूठ, इसका कोई भी क्लू हमारे पास नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो झूठ ही बोल रहा हो? एक काम करो, शीना के पति उदय को भी इन्वेस्टिगेट करो। हो सकता है उसका अपनी पत्नी को मारने का कोई मोटिव हो। जी सर, आपने बुलवाया था? जी। 10 मार्च 2018 को जब आप पर पहली बार जानलेवा हमला हुआ, उससे ठीक एक हफ्ता पहले यानी 3 मार्च को आपकी वाइफ ने अपने म्यूचुअल फंड से 2.5 लाख रुपए कैश विड्रॉल किए थे। क्या ये बात आप जानते हैं? 2.5 लाख? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो इसका मुझ पे हुए अटैक से क्या कनेक्शन हो सकता है सर? कनेक्शन हो सकता है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। क्या आपको अपनी वाइफ पे शक है? पहले मुझे उस पर शक नहीं था सर, लेकिन अब मैं उस पर भरोसा भी नहीं कर पा रहा। क्यों? क्या आपको लगता है आपकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है? अफेयर हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर किसके साथ हो सकता है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आयुष के माता पिता से मेरे एक दोस्त ने मिलवाया था, फिर मैंने शादी की बातें की, दोनों बच्चे मिले और हमने शादी तय कर दी। आपकी बेटी ईशा क्या इस रिश्ते से खुश थी? हाँ, बहुत खुश थी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हम आयुष पे अटैक होने की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आयुष ईशा से शादी करके खुश है? जी। क्या ईशा इस शादी से खुश है? सर आप क्या पूछना चाह रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सूरी साहब, हमें यह लगता है कि आयुष पे अटैक होने का कनेक्शन आयुष और ईशा की शादी से जुड़ा हो सकता है। तो क्या ईशा के बारे में आपको कुछ पता चला है सर? अगर पता चला है तो हमें साफ साफ बताइए ना। साफ साफ ही पूछ रहा हूँ, अगर कुछ है तो बता दो। ऐसा कुछ नहीं है सर,
आप ही सोचिए, अगर मेरा किसी से अफेयर होता तो मैं आयुष से शादी ही क्यों करती। लेकिन आयुष को तो आपके फादर ने पसंद किया था। ये भी तो हो सकता है कि अपने अफेयर की बात उस समय अपने फादर को आप बता ही ना पाई हो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा किसी के साथ भी अफेयर नहीं है। प्लीज स्टॉप ऑल दिस, मेरा विश्वास कीजिए आप। ठीक है, एक बात और पूछनी थी। आयुष पे अटैक होने से एक हफ्ता पहले आपने अपने म्यूचुअल फंड से 2.5 लाख रुपए निकाले थे। ये बात आपने आयुष को नहीं बताई थी। तो आयुष को नहीं बताई तो कुछ भी मतलब निकालेंगे आप इसका? मतलब हम नहीं निकाल रहे, आयुष भी निकाल रहा है, शक कर रहा है आप पे। अब ये बात सही है या? मुझे नहीं पता आयुष से आपकी क्या बात हुई है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, वो जो 2.5 लाख रुपया मैंने विड्रॉ किए थे अपने म्यूचुअल फंड से, वो मैंने अपने फादर के अकाउंट में डाल दिए थे। फादर के अकाउंट में क्यों? सर, मेरे पापा को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मैं उनकी हेल्प करना चाहती थी और इसीलिए मैंने ये बात आयुष को नहीं बताई। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन प्लीज प्लीज मुझ पे शक मत कीजिए। सर, ईशा ने अपने फादर के अकाउंट में सिर्फ 2 लाख रुपए जमा किए थे। सर, हो सकता है कि बाकी के 50,000 रुपए इस किलर को एडवांस देने के लिए रखे। ईशा के अफेयर की भी कोई बात अभी तक पता नहीं चली है, इसलिए मोटिव क्लियर नहीं होता। शर्मा, मुझे लगता है इन हमलों के पीछे वजह कुछ और ही है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आ रही है। मतलब हम नहीं निकाल रहे, आयुष भी निकाल रहा है, शक कर रहा है आप पे। हम दोनों ही चुप हैं। वेल, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं आए, और दूसरा ये कि शायद कुछ ऐसी बातें हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते। आई डोंट नो तुम क्या सोच रहे हो, बट टू बी रियली फ्रैंक, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पापा ने। एक्चुअली मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मॉम डैड को नाराज नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए सोचा मिल लेता हूँ। तो तुम किसी और से? नहीं, एक्चुअली ट्राई तो बहुत किया, लेकिन कभी कोई पसंद नहीं आई। तुम्हारी लाइफ में कोई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारा कोई ऐसा पास नहीं है, राइट? सो तुम्हें क्या लगता है, फ्यूचर में हम लोग साथ हो सकते हैं? सर, आप लोग? साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। आप हमें बता क्यों नहीं गए? आप हमें यहाँ क्यों लेके आए साहब? पेट्रोल पंप के मालिक आयुष मलिक पे गोली चली है। तुम दोनों में से किसने चलाई है, सीधे से बता दो। गोली? साहब, मैंने कोई गोली नहीं चलाई साहब। सर, मैंने भी गोली नहीं चलाई साहब। झगड़ा हुआ था तुम दोनों का आयुष मलिक से, झूठ बोलने की कोशिश करना नहीं। साहब, मैं मानता हूँ मेरा उसे झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ, डिसाइड कर लो तुम दोनों में से किसने किया। यादव, जब तक ये दोनों डिसाइड नहीं करते ना, ठोकते रहो इन्हें। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर, इन दोनों का आयुष से झगड़ा हुआ था, लेकिन ये दोनों कुछ बता नहीं रहे, और मैंने इनके बारे में पता भी किया। 1 नंबर के बदमाश है सर। आयुष पे जब अटैक हुआ उस वक्त ये दोनों कहाँ थे, चेक किया तुमने? हाँ सर, जब आयुष पे हमला हुआ ये दोनों वहां नहीं थे, लेकिन सर ये भी हो सकता है कि इन दोनों ने ये काम इस शूटर से करवाया हो सकता है इन दोनों ने गोली चलवाई हो, लेकिन ये काम अंजलि भी तो करवा सकती है। सर, अंजलि करवा तो सकती है, लेकिन हमें अंजलि के खिलाफ कुछ मिला नहीं है। शर्मा, अटैकर जो कोई भी था बहुत शातिर, कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था वो। लेकिन एक बात तो तय है, आयुष का इन दोनों से जिस तरह से झगड़ा हुआ, ये बात तो साफ है कि आयुष गर्म दिमाग का आदमी है। हो सकता है उसका ये बर्ताव औरों के साथ भी रहता हो। आयुष पे हुआ हमला वो दुश्मनी, दोस्ती, प्यार, शादी, इनमें से किसी एंगल से जुड़ा हुआ हो, या फिर ये शूटर वो कॉन्ट्रैक्ट किलर हो, या आयुष के परिवार का ये जानने वाला हो। कहते हैं शादी खुशियों का सफर होता है, लेकिन हम सफर वो ना हो जिसके हमने सपने देखे थे। तो हम ऐसे सफर पे होते हैं जहाँ से जिंदगी का हर एक पड़ाव
किसी नरक से कम नहीं होता। गलत सिर्फ एक नहीं होता, ताली तभी बजती है जब दोनों हाथ जुड़े हों। लेकिन जब दो हाथ एक दूसरे को ठीक से थाम नहीं पाते तो रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं पाता। जिसकी फितरत ही तोड़ने की हो, यदि वो जोड़ने की बात करे तो समझ लीजिए वो आपको तार तार करने वाला है। जिस रिश्ते में सुधार की गुंजाइश ही ना बचे वो हमेशा यूं ही तार तार होता है। ईशा, माँ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ ईशा? आयुष, मुझे तुमसे बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है तुमसे। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? यही तो जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और ये अब से चल रहा है या शादी से पहले से चल रहा है? देखो आयुष, तुम्हें जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। साफ साफ कह रहा हूँ ईशा, तुम मुझे मरवाना चाहती हो ना? क्या? मैंने तुम्हें 2.5 लाख के विड्रॉल के बारे में नहीं बताया, इसलिए तुमने मुझसे बात किए बगैर जाके पुलिस के मन में शक भर दिया मेरे खिलाफ। डर क्यों लग रहा है? हाँ, तुम्हारी पोल खुल जाएगी इसलिए? आयुष, शट अप! जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने मेरी। कौन है वो? कौन है वो? आयुष, तुझ पे ऐसा घिनौना आरोप कैसे लगा सकता है? और तुम्हारे सास ससुर भी उसी का साथ दे रहे हैं। पापा सब एक जैसे, सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं। बेटा, जिस तरह से तूने ईशा को घर से बाहर किया है ना, इस बात का बतंगड़ भी बन सकता है। बतंगड़ बनता है तो बनने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लड़की मेरे बेटे को मरवाना चाहती हो, ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे। कहिए मिस्टर खत्री, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? सर, ये कुरियर सुबह मेरे घर आया। आपने आयुष मलिक की शादी अपनी बेटी से करवा के बहुत बड़ी गलती की। आयुष ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, उससे प्यार का झूठा नाटक किया, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसे छोड़ दिया। आयुष की वजह से मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया, इसलिए मैंने उसे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। यानी कि ये लेटर किसी लड़की ने लिखा है, उसी ने आयुष को मरवाने की कोशिश भी की। नंदिनी बिष्ट, कौन है ये? मुझे क्या पता है सर कौन है ये? मिस्टर खत्री, अगर इस लेटर में जो कुछ भी लिखा है वो सच है तो आपका दामाद इस नंदिनी बिष्ट को जरूर जानता होगा। आपने पता किया उससे या उसके फैमिली से? सर, ये लेटर लेकर मैं उन लोगों से बात करने वाला था, लेकिन वो लोग खुद ही मेरी बेटी पर शक कर रहे हैं। तो इसलिए अब आप अपने दामाद पे शक कर रहे हैं? शक तो होगा ना सर। मुझे पता है आप मेरी बेटी पे शक करते हैं, ये आपकी गलतफहमी है सर। और वैसे भी इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आयुष को कौन मारना चाहता है। आयुष ने उस लड़की को धोखा देके उसकी जिंदगी तो बर्बाद की ही, मेरी बेटी से शादी करके उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। यादव, इस लेटर पे जनकपुरी का एड्रेस लिखा है। हालांकि ये लेटर धमकी भरा है, जरूरी नहीं कि इस पे लिखा एड्रेस सही ही हो, लेकिन वहां जाकर पता करो क्या इस एड्रेस पे नंदिनी बिष्ट नाम की लड़की रहती है। ओके सर। क्या लगता है सर, हमें आयुष के अफेयर के बारे में कोई बात पता नहीं चली है, लेकिन अगर ये लेटर सच्चा है तो एक बात तो कंफर्म है कि नंदिनी बिष्ट ने ही आयुष को मारने की सुपारी शूटर को दी होगी, जिसने अपनी बहन की सुसाइड की बात उस लेटर में लिखी है। शर्मा, हो ये भी सकता है कि ये लेटर हमें इस केस से भटकाने के लिए भेजा गया है। अभी तक हम आयुष ही नहीं, ईशा के भी अफेयर का एंगल इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और अब ये लेटर हमारे पास ईशा के फादर के थ्रू सामने आया है। इस केस का असली राजदार वही है जिसने ये लेटर कुरियर किया है। ये लेटर किसी नंदिनी नाम की लड़की ने आपके ससुर के घर पे कुरियर किया, जिसमें लिखा है कि आपने उसकी बहन के साथ अफेयर चलाया, बाद में उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। क्या बात कर रहे हैं सर आप? एक सेकंड, सरासर झूठ है सर ये। मैं किसी नंदिनी नाम की लड़की को नहीं जानता और ना ही उसकी किसी बहन को जानता हूं। हो सकता है तुम जिस लड़की को जानते हो उसकी बहन का नाम नंदिनी ना होकर कुछ और हो। कौन है वो लड़की जिसे तुमने? सर, मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। सरासर झूठ है ये झूठ है या तुम सच छुपा रहे हो? नहीं सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, ईशा का किया छुपाने के लिए उसके माँ बाप हमारे साथ ये सब साजिश रच रहे हैं।
हाँ यादव। सर इस कुरियर के ऊपर जनकपुरी ई ब्लॉक का एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन जनकपुरी में तो ई ब्लॉक है ही नहीं। इसका मतलब है कि एड्रेस गलत था। तुम एक काम करो, उस कुरियर कंपनी में जाओ और वहां से ये पता करो कि वो कुरियर किसने भेजा था। ओके सर। आपको वो लेटर पुलिस में देने के बजाय पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। अच्छा, आपका बेटा मेरी बेटी के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा रहा है, और अब जब सच्चाई सामने आ गई तो सच्चाई तो आपकी बेटी की सामने आने वाली थी, तभी तो आप लोगों ने दांव खेला। दांव तो आपका बेटा खेल रहा है। तो आप अपनी बेटी को लेके यहाँ क्यों आए? अरे सबसे बड़ी गलती तो मैंने ये की कि आपके घर में अपने बेटी को ब्याहा। तो यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? अभी की अभी बेटी को लेके निकल जाइए। निकल जाएंगे, लेकिन आपका बेटा जाएगा जेल। ये तो वक्त बताएगा कि कौन जाएगा जेल, मेरा बेटा जाएगा कि आपकी बेटी जाएगी। सर, जिस कुरियर कंपनी से कुरियर आया था वहां में नंदिनी बिस्त के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन सर वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा था। यादव ने वहां की फुटेज ले ली थी। सर वो कुरियर किसी लड़की ने भेजा था। शर्मा लड़की तो है, अब इसका नाम नंदिनी बिष्ट है ये जरूरी नहीं। जिस लड़की ने अपना पता गलत लिखवाया वो नाम क्यों से लिखवाएगी? जब वो आयुष को मारना चाहती हो अपनी पहचान क्यों बताएगी? राइट सर। सर क्या लगता है आपको, ये उस लड़की की बहन हो सकती है जिसका आयुष के साथ अफेयर होगा? इसे नहीं जानते, लेकिन इसकी बहन को तो जानते होगे ना। कि मेरा विश्वास कीजिए, मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको, मेरा किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उस आयुष से पूछिए जो ये सब कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप इसे जानती हैं? नहीं सर, मैं ऐसे नहीं जानती। कुरियर भेजने वाली इस लड़की का नाम और पता गलत था, पर क्या उस लेटर पर लिखी गई बातों में कोई सच्चाई थी? अपनी बीवी ईशा पे शक जताने वाला आयुष क्या वाकई अपने चरित्रहीन होने की सजा भुगत रहा था, या फिर उसे चरित्रहीन साबित करके उसकी बीवी ईशा की असलियत पर पर्दा डाला जा रहा था? लेकिन ये साफ नजर आ रहा था कि आयुष की जान खतरे में थी, और आयुष पे हो रहे हमलों की जिम्मेदारी लेने वाला वो लेटर जिस लड़की द्वारा कुरियर किया गया था, उसकी तलाश ही अब पुलिस को उस शूटर तक लीड कर सकती थी। लेकिन उसकी तलाश से पहले इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया जो पुलिस की कल्पना से भी परे था। सर, आयुष पे हुए हमले के 4 दिन बाद राजौरी गार्डन में शीना अग्रवाल नाम की औरत का मर्डर हुआ था। सर, इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस ने बताया कि जिसने शीना के ऊपर फायर किया उसने हेलमेट पहन रखा था, और सर फायर .4 बोर के देसी कट्टे से किया गया। और सर जो गोली आयुष के ऊपर चलाई गई थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से इसके ऊपर भी .4 बोर के देसी कट्टे से फायर हुआ। शर्मा, हो सकता है शीना का मर्डर करने वाला भी वही है जिसने आयुष को जान से मारने की कोशिश की थी। सर मैं कह रहा हूं मेरा किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था, लेकिन आप लोग रोज नई लड़की की फोटो दिखाए जा रहे हैं। लेकिन आप किसी को पहचान भी तो नहीं रहे। जब मैं जानता ही नहीं हूं तो पहचानूंगा कैसे? साहब, आयुष या ईशा से इसका कोई कनेक्शन नहीं मिला। ठीक है, अब जिस कनेक्शन के बारे में पता करने के लिए कह रहा हूँ वो कनेक्शन पता कर। ये उदय है और उसकी बीवी शीना, पता कर कि इन दोनों का इससे क्या कनेक्शन है। पुलिस ईशा पे भी शक कर रही थी, और उन्हें यह भी लग रहा था कि शीना को मारने वाला शायद आयुष पे नहीं ईशा पे गोली चलाने वाला था। पुलिस का अंदाजा सही था या नहीं, ये अब भी उस लड़की की पहचान पर ही टिका हुआ था। हाँ बोल। जिस लड़की ने कुरियर भेजा था वो नंदिनी नहीं, पूजा गर्ग है। पर्पल स्टोन कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम करती। ठीक है। सर, मैं मानती हूँ कि मैंने वो कुरियर किया था, लेकिन मुझे अभिषेक ने कहा था वो कुरियर करने के लिए। कौन अभिषेक? सर, वो एक एस्टेट एजेंट है। जब भी हमारे क्लाइंट्स को घर या फ्लैट चाहिए होता है तो हम अभिषेक को ही कांटेक्ट करते हैं। मुझे नहीं पता था कि उस कुरियर में कुछ गलत था। मैं ना किसी आयुष को जानती हूँ ना ईशा को। मैंने जो किया अभिषेक के कहने पे ही किया। सर, रहता कहाँ है ये अभिषेक? वर्मा, ताला तोड़ो। सर। हाँ शर्मा बोलो। सर, ये अभिषेक हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला है। सर, मैंने रेवाड़ी पुलिस को उसके नेटिव एड्रेस पे भेज दिया। लगता नहीं वो रेवाड़ी में मिलेगा। इस अभिषेक की सारी कुंडली निकालो। नहीं, मैं नहीं जानता इसको। सच बोल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की का भाई है जिसके साथ तुम्हारा? देखिए, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि मेरा किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था, लेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। जानती हो इसको? नहीं सर।
पुलिस जिसे एक नौसिखिया शूटर समझ रही थी, उसी अभिषेक ने शीना को परफेक्ट एम करके खत्म कर दिया था। पर उसने शीना को क्यों मारा? ये सवाल तब और भी रहस्यपूर्ण बन गया जब पुलिस को यह पता चला कि एक एस्टेट एजेंट अभिषेक शीना और उदय के लिए किराए का एक फ्लैट ढूंढ रहा था। पर अभिषेक का शीना को मारने और आयुष पे गोली चलाने का असल मकसद क्या था? बोल सलीम साहब, उस अभिषेक ने 3 महीने पहले जुम्मा नाम के हिस्ट्री सीटर से देसी कट्टा खरीदा था। ये अभिषेक मिलेगा कहाँ पे? पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन नरेला में उसके दोस्त का एक फ्लैट है, वहाँ छुपा हो सकता है। ठीक है सर, अभिषेक के बारे में एक लीड मिली है, नरेला के एक हाउस में छुपा हो सकता है। पता करो वहां जाके, अगर मिले तो उठा के लाओ उसे। ठीक है सर। सब अलर्ट रहना वहां पे। फॉलो कर, पीछे कर, पीछे, चल चल चल, फॉलो कर, चल। फास्ट 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 फास्ट। यस सर। वो मिंटो रोड से आगे निकल रहा है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं, तुम आगे से ब्लॉक करो उसे। ओके सर। जुलाई 2014 शाम के 5:05 पे पहली बार मैंने उसे देखा। बहुत सुंदर लग रही थी, देखते ही प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट। ईशा के लिए बावला हो गया था मैं, अंदर ही अंदर उसे बहुत प्यार करने लगा था मैं। पर ये सारा प्यार अंदर ही रहा, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ पाई कि मैं उसे बता पाऊँ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मैं उससे पक्की सेटिंग करना चाहता था, इसके लिए मैंने उसका नंबर भी पता लगाया, उसको कॉल भी करता था उसकी आवाज़ सुनने के लिए, लेकिन उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। लेकिन मैं वहाँ नहीं रुका, मैं उसको चोरी छुपे गिफ्ट देने लगा। लेकिन ना वो कभी जान पाई कि मैं कौन हूँ, और ना ही मैं बता पाया कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। सर, कोई मुझे गिफ्ट्स देकर परेशान तो करता था, बट मुझे कभी पता नहीं चला कि वो कौन है। हाँ सर, और हमें लगता था कि मोहल्ले के लड़के ईशा को परेशान करते। परेशान नहीं करता था साहब, प्यार करता था। इसीलिए तूने ईशा से शादी करने के लिए रिश्ता भिजवाया। अगर इस लड़की के साथ आप हमारा रिश्ता करा देंगे ना, तो हम आपको इतने पैसे देंगे जितने आपको खुद की शादी में दहेज के रूप में भी नहीं मिले होंगे। और जब ईशा ने तेरे से शादी करने से मना कर दिया तो उसके पति आयुष को जान से मारने पर उतारू हो गया। कभी तूने ये भी सोचा वो गोली आयुष को ना लग के अगर ईशा को लग जाती तो क्या होता? अगर ऐसा होता साहब तो मैं खुद को गोली मार लेता। तो फिर शीना को क्यों मारा? उस पे गोली क्यों चलाई? वही तो जड़ थी सर, उसी की वजह से मैं और ईशा एक नहीं हो पाए। सुन, ये वही है ना जो तुझे बार बार फोन करके परेशान करता है? हाँ यार। कौन है तू और क्यों बार बार ईशा को फोन करके परेशान करता है? जी, आप कौन बोल रही हैं? तेरी माँ बोल रही हूँ। ठीक है मैडम, माँ पे मत जाइए आप, मुझे तो सिर्फ ईशा से दोस्ती करनी है। सुन, अगर तूने इसे दोबारा फोन किया ना तो सीधा पुलिस का फोन आएगा तेरे पास, समझा? शीना की वजह से मेरी और ईशा की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मैंने शीना को ईशा के साथ देखा था, मैं समझ गया कि इसी ने मुझे फोन पर धमकाया था। जी में तो आया था कि मैं उसे मार दूं, लेकिन तभी वो काम छोड़कर वहां से चली गई थी। जैसे ईशा की शादी हुई मैंने सोच लिया था कि मैं उसे विधवा कर उसका पुनर्विवाह खुद से करा लूंगा। मैं ईशा को विधवा नहीं कर पाया, लेकिन
शीना मुझे दिख गई। उसके पति को किराए का फ्लैट चाहिए था, जिसके लिए वो शीना के साथ मुझसे मिलने आने वाला था। शीना मुझे नहीं जानती थी, पर मैं शीना को पहचान गया। और जब आयुष को गोली मारने के बाद भी नहीं मार सका तो मेरा माथा घूम गया, और उसी फ्रस्ट्रेशन में मैंने शीना को गोली मार दी। तूने शीना को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि 3 साल पहले उसने तुझे ईशा को परेशान करने से मना किया था, डांटा था तुझे। मैंने जो कुछ भी किया साहब वो ईशा के प्यार में किया, और प्यार की गणित ऐसी ही होती, 2 में से अगर 1 ना कर देना कुछ नहीं बचता साहब। फिर तू प्यार के गणित को समझा ही नहीं। प्यार का गणित सही तब होता है जब 2 लोग मिलते हैं, उसमें ना कोई एक होता है और ना ही किसी तीसरे की गुंजाइश होती है। I'm sorry ईशा, प्लीज माफ कर दो ना, प्लीज। शादी जिंदगी का वो अध्याय है जो वचनों पे लिखा जाता है, वादों पे कायम रहता है और भरोसे पे निभाया जाता है। रिश्ते में प्यार और तकरार उन 2 पटरियों की तरह होती है जिसपे 2 हमसफर एक ऐसे सफर पे होते हैं जहां हर पड़ाव पे एक नया इम्तिहान होता है। कभी साथ चलते रहने का इम्तिहान, तो कभी वो इम्तिहान जो हमारे बीच पैदा हुई दरार में अपराध की वो खाई भी खोद सकती है जो हमें ना चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग कर सकती है। पर बचा तभी जा सकता है जब हमारा आपसी भरोसा मजबूत रहे। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें